मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स बायोस्टैट्स का सेकेंड लेक्चर। तो किस तरह से हमको सैम्पलिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सैंपल सिलेक्शन का। आपको सैंपल्स जो सिलेक्ट करना है वो हर वक्त आपका होमोजेनस होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए, जो कि आपके डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। ज्यादा सैंपल अगर आप यूज करेंगे या ज्यादा सैम्पलिंग अगर लेंगे तो ये आपको रिलायबल रिजल्ट, अगर मान लीजिए 10,000 का ऑब्जर्वेशन है या 10,000 में से आप 10 ले रहे हैं और दूसरे केस में 10,000 में आप 1,000 ले रहे हैं, तो अच्छे से रिप्रेजेंट ये 1,000 कर पाएगा, 10 अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपका सैंपल साइज या सैम्पलिंग का नंबर ज्यादा ज्यादा है तो उस केसेस में आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। सिलेक्टेड सैंपल सेम कैरेक्टर्स के होने चाहिए। अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो सारे कैरेक्टर हाइट के ही होने चाहिए, कुछ अगर वेट के आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और जो इंडिविजुअल सैंपल्स है वो पूरे, मतलब जो इंडिविजुअल आइटम्स या इंडिविजुअल वेरिएट है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक का वैल्यू चेंज होने पे अगर दूसरे का वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो इस तरह का अगर आप डाटा लेंगे तो वो सैंपलिंग गलत हो जाएगी। तो ये है क्राइटेरिया ऑफ सैंपलिंग। फिर आते हैं एडवांटेजेस और सैम्पलिंग टेक्निक। एडवांटेजेस में सबसे पहला कि आपका जो टेक्निक हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, खर्चा कम हो, टाइम सेविंग हो। अगर आपको सैम्पलिंग करने में ही 1 साल 2 साल लग जाएगा तो रिसर्च का काफी टाइम आपका निकल जाएगा, इसलिए सैंपल जो है वो टाइम सेविंग होना चाहिए। फिजिबिलिटी, जो आपकी एक्सेस है वो एक्सेस अच्छी होनी चाहिए, और डाटा जो है वो सपोर्टिव डाटा होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। सैम्पलिंग मेथड आप जो फॉलो करें वो उस तरह के डाटा कलेक्शन के लिए सही होना चाहिए और उस पर आप भरोसा कर सको। लेस डाटा हैंडलिंग, अगर आपको डाटा हैंडलिंग कम करना होगा तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आपको 1 लाख लोगों से बात करना है और फिर हम पूछे कि 10th लोग का ने क्या कमेंट किया था तो आप भूल सकते हो। तो उसी तरह से अगर आपका डाटा हैंडलिंग कम हो जाएगा, 10 ही लोग से बात करना है, तो आपको याद रखना इजी है, आपकी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाती हैं। शॉर्टकमिंग्स क्या है? सबसे पहला शॉर्टकमिंग है सैम्पलिंग एरर। आपने गलत सैंपल ही कलेक्ट कर लिया तो आपका पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। बायस रिस्क, बायस मतलब होता है भेदभाव। अगर आपने कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए आपके सहूलियत के हिसाब से, या आपको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी आप ऐसा करके डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, देन इट इज अ एरर या बायसनेस। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास 10,000 ऑब्जर्वेशन है उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं 1,000 करूं, अगर इसमें मैंने 10 कर दिया तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। डाटा वैलिडिटी इश्यूज, सपोज हम एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर के कैटेगरी चेक कर रहे हैं और हम ये सेटल करते करते 2 साल लगा दिए तो एज चेंज हो जाएगा, 2 साल में एज भी +2 years हो जाएगा। तो वो वैलिडिटी है कि अगर मैंने 16 इयर्स के चाइल्ड पे काम किया है तो रिपोर्ट उतने टाइम पे जनरेट हो जाए जब तक वो बच्चे का एज 16 इयर्स हो, या 16 इयर्स के। अब उसमें हम बीपी के बाद हमने चेक किया मान लीजिए शुगर, तो अब शुगर हमने चेक करने गए तब तक ये बच्चा जो है ये 16 से 20 इयर्स हो जाए, तो हम अब इन दोनों का रिलेशन नहीं बता सकते। वो है वैलिडिटी, कि आप जो डाटा वैलिड ले रहे हैं या जो डाटा ले रहे हैं वो डाटा सही होना चाहिए, सही डिवाइडेड होना चाहिए। नीड फॉर एक्सपर्टाइज, जिस तरह से आप लेते हैं उसका डिस्कशन आप अपने गाइड के साथ कर लीजिए, अपने जो इंस्ट्रक्टर है उनके साथ कर लीजिए कि इस तरह से ये डाटा हमको कलेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट कौन सा सैम्पलिंग मेथड है। आज हम सैम्पलिंग मेथड भी पढ़ेंगे कि कौन से सैम्पलिंग मेथड में किस तरह से सैंपल लिया जाता है। अब एसेंशियल्स ऑफ सैंपलिंग में क्या आता है, इसमें हमको सिंपल कैरेक्टर्स रखने हैं। हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पे सैंपलिंग नहीं करते, हम सिंपल कैरेक्टर, सपोज एज है, एज के बेसिस पे करना है, ब्लड ग्रुप के बेसिस पे करना है, तो ये सिंपल सिंपल कैरेक्टर है जो सबको समझ में आ सकता है, उसी के बेसिस पे हम सैंपलिंग करते हैं।
और ये जो सैंपल है वो सिमिलर नेचर वाले पॉपुलेशन से ही आप निकालें। अगर हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एज 16 टू 18 ईयर्स का हम एज ले रहे हैं, तो सारे के सारे पॉपुलेशन 16 टू 8 के 18 के बीच के ही हो, तब आप सैंपल सिलेक्शन। अगर आपने एक को ले लिया है 16, एक को ले लिया है 30, एक को ले लिया है 45, तो सारे जो पैरामीटर्स होंगे इन तीनों के लिए अलग अलग होंगे। अगर आपने इस तरह से ले लिया तो ये सैंपलिंग एरर है, ये गलती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको इंक्लूड करना है वो उतना होना चाहिए कि आप उसको मतलब सैंपल के रिजल्ट को आप पॉपुलेशन के रिजल्ट से रिप्रेजेंट कर सके। तो आपका सैंपल उतना होना चाहिए जितना आपके पॉपुलेशन के साथ मैच हो सके या उसको जस्टिफाई कर सके। साइज ऑफ सैंपल, अब साइज ऑफ सैंपल में दो चार बातें आती है। पहला आता है कि अगर आपने स्मॉल साइज लिया तो स्मॉल साइज हो सकता है रिप्रेजेंट अच्छे से ना करे, और अगर आपने लार्ज साइज ले लिया, बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया, तो हो सकता है उसके हैंडलिंग में आपको एरर हो जाए। तो आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए? नाइदर टू लॉन्ग और नॉट टू शॉर्ट, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ये हर वक्त आपके ऑप्टिमम होने चाहिए। अगर सिमिलर पॉपुलेशन है, होमोजीनस पॉपुलेशन है, तो स्मॉल सैंपल साइज काम कर सकता है। पर अगर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है तो आपको लार्ज सैंपल साइज ही लेना पड़ेगा। लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्ज सैंपल साइज। अगर इतना बड़ा एरिया है तो इस एरिया में से अगर इतने का सैंपल ले लोगे तो जस्टिफाइड नहीं होगा। अगर इतना बड़ा एरिया है और आप इतना बड़ा एरिया ले रहे हो तो ये सही है, ये गलत है। तो अगर आपका लार्ज पॉपुलेशन एरिया है तो आपका सैंपल साइज भी लार्ज होना चाहिए। अगर अलग अलग वेराइटीज के एरिया है तो आपको इन सब में से इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे वेराइटीज के आपके पास सैंपल इकट्ठे होने चाहिए, तभी वो जस्टिफाइड होगा। तो ये हो गया साइज ऑफ सैंपल, कितना ज्यादा कितना कम आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन। अब सैंपल साइज डिटरमाइन कैसे करते हैं? सैंपल साइज डिटरमाइन मतलब एन जो है ये डिफाइन करते हैं सिग्मा से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का डेविएशन कितना है उसके बेसिस पे z वैल्यूज है, आप कितने कॉन्फिडेंस, मैक्सिमम केसेस पे हम 95 कॉन्फिडेंस की बात करने वाले हैं, z की वैल्यू 1.96 आएगी, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। और उसमें एरर कितना है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको लास्ट क्लास में हम फिर से रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि अभी आप इनिशियली ये सैंपल साइज की बात समझ रहे हो, पर जब आप z वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरर क्या होता है, ये सब आप कर चुके होंगे, तब आपके पास ये क्लियर इंटरप्रिटेशन होगा। हाल फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि सैंपल साइज होना चाहिए z वैल्यू मतलब 1.96 इनटू सिग्मा, जितना आपके पॉपुलेशन का एरर है, डिवाइडेड बाय द मार्जिन ऑफ एरर, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका सैंपल साइज होगा। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में। इसमें हम दो मेजर कैटेगरी की बात करते हैं, एक है रैंडम सैंपलिंग मेथड और एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। अब रैंडम सैंपलिंग मतलब कैसे भी उठा के सैंपल आप सिलेक्ट कर लो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें आता है आपका लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर मेथड, फिर आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। फिर नॉन रैंडम में आता है आपका जजमेंट, कन्वीनियंस सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। तो ये जो टेबल है इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पे नॉन रैंडम सैंपलिंग, फिर रैंडम सैंपलिंग के अंदर में जितने वेराइटीज है वो, और नॉन रैंडम में जितने वेराइटी है वो। तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट करना कर सकते हैं, पर सारा कंटेंट आपके आंसर में होना चाहिए। अब मूव करते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड में। रैंडम सैंपलिंग मेथड में आप कोई भी चीज उठा सकते हो, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांसेस सिलेक्ट करने के होने का। अगर 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग में से हमको किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे भी किसी को भी उठा ले। अगर हम कभी भी किसी को उठा ले रहे हैं तो फिर वो इक्वल चांसेस है, उसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि तुम आ जाओ तो तुम आ गए, दैट इज इक्वल चांस।
रिड्यूसेस सिलेक्शन बायस, इसमें भेदभाव नहीं होता है। सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग है और कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास लिस्ट है 1 से 100 तक और मैंने कहा कि 55 वाले को ले आओ, तो ये मेरे पास अगर 1 से 100 की लिस्ट होगी तभी तो मैं 55 वाले को बोलूं कि 55 वाले आ जाओ। तो ये आपका एक मेजर डिसएडवांटेज है। रैंडम सैंपलिंग में हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक है लॉटरी मेथड, दूसरा है रैंडम नंबर मेथड। लॉटरी मेथड सबको पता है, एक बाउल लिया जाता है, उसमें आइडेंटिकल पेपर्स रखा जाता है और उन्हीं पेपर्स में नाम लिखा जाता है या जो भी आपके सैम्पलिंग डाटा से उसको लिखा जाता है, उसको ऐसे फोल्ड किया जाता है कि सब सेम टू सेम लगे और उसके बाद उसको ब्लाइंड फोल्ड करके उठाया जाता है, आंख में पट्टी बांधी जाती है और फिर निकाला जाता है। दैट इज लॉटरी सिलेक्शन। रैंडम नंबर में ये कुछ टाइप्स ऑफ टेबल्स है, इस टेबल को बनाया जाता है, फिर यहां से सिलेक्शन। चलिए देखते हैं। पहले है टिप्पट रैंडम नंबर सैंपल। इसमें ये 4 डिजिट रैंडम नंबर्स होते हैं। इन 4 डिजिट नंबर्स को इस तरह से लिख दिया और मैंने कहा कि चलो एक को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये रैंडम नंबर मेथड है। ट्रिपलेट्स, ट्रिपेट, इसमें 4 डिजिट के रैंडम नंबर्स डालते हैं। दूसरा है फिशर एंड येट्स रैंडम। इसमें 0 से 9 तक का रैंडम रोज में इसको अरेंज कर दिया जाता है, फिर आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो जैसे आपको सिलेक्शन है। फिर आता सी एन राव, मित्रा एंड मिठाई टेबल्स। मिठाई टेबल्स इन्होंने मल्टी डिजिट के नंबर्स को अरेंज कर दिया। अब आपको जो चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ सोच के सिलेक्ट करना है, सोच के सिलेक्ट करिए। रैंडम समझ के सिलेक्ट करना है, रैंडम सिलेक्ट कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रो में ले लिए, फिर इधर एक ले लिए, फिर वापस हम इस रो से ले लिया। आप कैसे भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे ये टिपिकली रैंडम नंबर है, सपोज मेरे को रैंडम नंबर में मुझे 4 नंबर लेना है, तो मैंने ऐसे ले लिया या मैंने ऐसे ले लिया या मैंने ऐसे ले लिया ऊपर से नीचे। तो ये हमारी चॉइस है, हम कैसे रैंडमली नंबर लेंगे। तो ये सारे हैं आपके रैंडम मेथड्स। रैंडम मेथड में एक हुआ लॉटरी, दूसरा हुआ रैंडम नंबर। मेरिट्स ऑफ रैंडम मेथड क्या है? इसमें लेस चांस ऑफ पर्सनल बायस है। आप जब उठाए नंबर्स, आपने सिलेक्ट किया, कहीं से भी कर लिया, किसी को आप ढूंढने नहीं बैठे। यहाँ पे हमने ढूंढा नहीं कि अरे 7 कहाँ है, तो फिर मैं यहाँ से ढूंढू 7, यहाँ से ढूंढू 7, यहाँ से ढूंढू 7, फिर ऐसा सिलेक्ट, ये सिलेक्ट अगर कर रही हूँ तो ये बायस है। पर मैंने ऐसे डायगोनली जो नंबर्स है उसको ले लिए, तो फिर वो बायसेस नहीं होता है। इसमें रिजल्ट्स जो है इसको आप इजीली स्टैटिस्टिक्स लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी रिजल्ट्स दे देगा। सैंपल साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा लोगों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मोर रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। और अगर मोर अप्रोप्रिएट, ये जो मेथड है रैंडम मेथड, ये जजमेंट सैम्पलिंग से काफी अच्छा है। इसमें सजेस्टिव डिसीजंस को अवॉइड किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे कि जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, टाइम सेविंग में। हम अगर मुझे 5 सैंपल लेने थे, मैंने ये 3 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिया, तो ये जल्दी सिलेक्शन हो गया। मैं कुछ सोच के बैठ के यहाँ से सिलेक्ट करूंगी तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। डीमेरिट ये है कि आपको कंप्लीट लिस्ट पता होनी चाहिए। मुझे यहाँ से सपोज मुझे इसमें से 3 डिजिट्स लेने हैं और यहाँ पे ये नंबर नहीं है, यहाँ पे ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर है, 3 और 6, और मुझे 3 चाहिए। तो आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसे बीच बीच में मिसिंग है तो फिर उस केसेस में आप इस तरह के मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, कर पाओगे। अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं आएगा। रैंडम सैम्पलिंग कब पॉसिबल नहीं है? जब सैंपल लिमिटेड हो या इनकम्प्लीट डाटा, तब आपका रैंडम सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन यूनिट जो है वो वाइड एरिया होगा, तो उसमें आपको डिफिकल्टी हो जाएगी और वो इम्प्रैक्टिकल होगा। अब पूरा अगर जोन है एक बड़ा सा, उस जोन में अगर आपको सिलेक्शन, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में से आपको ए बी प्लस ब्लड ग्रुप ढूंढना है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा टफ हो सकता है।
स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, हम इसमें स्ट्रैटा की बात करते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, ये एक पहला स्ट्रैटा, ये दूसरा स्ट्रैटा, ये तीसरा, एक ये है आपका ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, ब्लू कलर। तो ये अलग अलग स्ट्रैटा, और इन स्ट्रैटा में से हम किसी स्पेसिफिक इंसानों को सिलेक्ट कर लिए, दैट इज स्ट्रैटा बाय सैंपलिंग। हर स्ट्रैटा में देखिए 4 जन को बोला कर लिया है रैंडम सैंपलिंग में। ये जो रैंडम सैंपलिंग है, इस रैंडम सैंपलिंग में हमको हर स्ट्रेटस में से हम दो 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 करके 4 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। मेरिट्स क्या? ये बहुत एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट देगा। ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। सिंपल सैम्पलिंग एरर्स जो है इसमें, अगर स्ट्रैटा वाइज चेक करोगे तो उसमें लेस होगा, कम आएगा। अगर इसमें सारे सब ग्रुप्स है तो ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। इट अलाउज सेपरेट एनालिसिस ऑफ ईच स्ट्रैटम। आपको अगर यहाँ पे ग्रीन वाले को ही सिर्फ चाहिए तो आप ग्रीन वाले को ले लीजिए, आपको जैसा चाहिए आप वैसा सेपरेट एनालिसिस कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है और इसमें लार्ज पॉपुलेशन कवर हो सकता है। डीमेरिट ये है कि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप स्ट्रैटा वाइज डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन जो स्ट्रैटा का है ये डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमने 100 लोग या 1000 लोगों को लिया है, लोगों का नाम और ब्लड ग्रुप लिया है, अब आप उसको ब्लड ग्रुप के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट करो तो टाइम तो लगेगा। अब इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, ज्यादा कॉस्ट लग सकता है। स्ट्रैटा जो है ये प्रॉपरली फॉर्म अगर नहीं हुआ, ये लेवल्स अगर अच्छे से नहीं निकले तो फिर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। और इसमें अगर होमोजेनस है तो ही ये हो जाएगा, सॉरी होमोजेनस, इसमें अगर होमोजेनस सैंपल होगा तो ही आप ऐसा कर सकते हो। पर ये इसके अंदर होमोजेनस है, पूरे सैंपल में अलग अलग लेयर अगर तभी बनेगा जब ये सैंपल होमोजेनस की जगह हेट्रोजीनस होगा। अगर ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला सेम ही है तो फिर अलग लेयर क्यों बनाओगे? तो इसीलिए उसमें अगर होमोजेनस है, सब सेम जैसा है, तो फिर नहीं पॉसिबल है। फिर आते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग में। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का फॉर्मूला होता है के एन डिवाइडेड बाई एन। ये बड़ा एन होता है पॉपुलेशन साइज और एन होता है सैंपल साइज। अभी हमने सैंपल साइज का फॉर्मूला लिखा था, एन इज इक्वल्स टू जेड सिग्मा बाई, ये देखिए ये है एन इज इक्वल्स टू जेड सिग्मा बाई डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा डी और इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका सैंपल साइज आ जाएगा। सैंपल साइज से आप पॉपुलेशन साइज डिवाइड करेंगे तो सैंपलिंग इंटरवल आपको मिल जाएगा। एडवांटेजेस है, ये सिंपल है, टाइम एफिशिएंट है, इजियर है इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि ये बायस कर सकता है। मुझे कोई फ्लोर, एक फ्लैट है जिसमें ऐसे फ्लोर्स है, मुझे ऊपर सीढ़ी चढ़ के डाटा लेने में तकलीफ होगा, हम नीचे ले लिए तो फिर ये बायसनेस हो सकती है। क्लस्टर सैंपलिंग होता है जो कहा, जहां पे क्लस्टर्स बनता है। एक मार्केट है, उस मार्केट में सपोज ऐसे दुकान है, इस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ है, इस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़, तो जितने पॉपुलेशन है वो कहाँ हो गए, यहाँ तो दोनों जगह पे एक्यूमुलेट हो गए, तो ये होता है क्लस्टर। ये है स्ट्रेटम। अब इसमें से आपको जो सिलेक्शन करना है, आप इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रेटम 6 को लेना है, इसको ले लीजिए। ये एक एक जोन वाइज बना देता है। तो ये हो गया हमारे रैंडम सैंपलिंग। अब आते हैं नॉन रैंडम, जहां पे हम जजमेंटल या पर्पोजल सैंपलिंग करते हैं। अब जजमेंट के बेसिस पे यस या नो, यस है या नो है, इसके बेसिस पे आप सेग्रीगेशन कर रहे हो तो ये नॉन रैंडम है। फायदा क्या? टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज इन स्पेशलाइज स्टडीज। आप स्पेसिफिक स्टडीज के लिए ही इसको यूज कर पाओगे। स्मॉल सैंपल्स के लिए ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंट है, और ये रिसर्च को फोकस करता है। जो आपकी इस तरह की सैंपलिंग है ये रिसर्च को फोकस करता है। डिसएडवांटेजेस, बायसनेस होने की बहुत चांसेस है, ये नॉट रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे पॉपुलेशन को हर वक्त सैंपल यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करता। लो रिलायबिलिटी, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन इसमें ज्यादा होता है।
पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन जजमेंट, ये भी हो सकता है। तो अगर जजमेंट में एरर करोगे तो फिर इस पे भरोसा कर नहीं सकते। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, किसको सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, ये आप पूछोगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस वर्ड का मतलब होता है सुविधा। जैसा हमको सुविधा हुआ, जैसा हमको अच्छा लगा, हम उस हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी और एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितने जल्दी पहुंच सकते हो, कितना अच्छा है वो बता सकते हो। कि क्विक मेथड है और कन्वीनियंट है, आपके लिए जो अच्छा है, आपके लिए जो इजी है, आप उस मेथड को फॉलो कर रहे हो। यूज फॉर प्रिलिमिनरी एंड एक्स्ट्रापोलेटरी रिसर्च, स्टार्टिंग के रिसर्च के लिए कर सकते हो, और उसके बाद एक्स्ट्रापोलेटरी रिसर्च के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसे टू इम्प्लीमेंट। पायलट स्केल में आप काम कर सकते हो। पायलट स्केल मतलब एकदम ड्रॉबैक से थोड़ा सा ऊपर हटके आप काम कर सकते हो। सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के लिए सुटेबल है। डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे बायसनेस ज्यादा होता है, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, लिमिटेड जनरेशंस या लिमिटेशंस ऑफ जनरलाइजेशन। क्या क्या जनरल है और इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, इस पे आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ये आपका ड्रॉबैक है। ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इजीली अवेलेबल ग्रुप, जो ग्रुप इजीली मिल रहा है उसी को आप बार बार डाल दो। तो सैंपल मतलब अगर एक क्लास है, उसमें हमको फीडबैक लेना है, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं वो फीडबैक अच्छे से दे सकते हैं, जो स्टूडेंट नहीं आ रहे वो फीडबैक कैसे देंगे। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे उनको मैं सिलेक्ट कर लूं फीडबैक लेने के लिए, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लो रिलायबिलिटी, अगर आपने बायस किया है तो फिर उस पर रिलायबल करना मुश्किल है या भरोसा करना मुश्किल है। अब आते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा होता है कैटेगरी, जैसे आप देखते हो एक जनरल का कोटा होता है, एक ओबीसी का कोटा होता है, एससी का कोटा होता है, एसटी का कोटा होता है। ये सारे हम किसी भी मार्कशीट में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछता है कि आप कौन से कोटा को, मतलब ये एक कैटेगरी हुई। अगर हम ब्लड ग्रुप में देखेंगे तो बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस, ये सारी कैटेगरी हुई। तो जो जो को हम, अगर हम इसी के बेसिस पे ए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा कोटा सैंपलिंग। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो उस हर एक सब ग्रुप्स को हम बोलेंगे कोटा सिलेक्शन। ये नॉन रैंडम मेथड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, अब मैंने लिया है ए प्लस, तो ये ए प्लस के सारे लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिसर्च और मार्केट रिसर्च और सर्वे में यूज होता है। एडवांटेजेस क्या, ये इंश्योर करता है इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स को, रैंडम सैंपलिंग को, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स को इंप्लीमेंट करता है, सिंपल टू इंप्लीमेंट, इसको बहुत इजीली आप लागू कर सकते हो, और इसमें पॉपुलेशन डिटेल आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस बायसेस है, अगर मैंने कहा कि जनरल वालों के लिए, मैंने कहा ओबीसी वालों के लिए, तो ये भेदभाव है। नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि जिसको 80% के ऊपर मिला है बस उन्हीं का एडमिशन होगा, तो इट इज बायस। इसमें 65% का कोई रोल नहीं है। हो सकता है वो बच्चा इंटेलिजेंट हो पर समहाउ उसका स्कोर नहीं आया है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ नहीं दे सकते। रिसर्चर्स बायस हो सकता है, डिफिकल्ट टू जनरलाइज रिजल्ट होगा, और रिक्वायर्स एक्यूरेट पॉपुलेशन, सही रिजल्ट होगा तो ही काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं। चॉइस ऑफ सैंपलिंग मेथड, आप कौन सा चॉइस लेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, पॉपुलेशन लेना है या रिसोर्सेस लेना है। रैंडम सैंपलिंग लेना है तो अनबायस होना चाहिए। स्ट्रैटिफाइड लेना है तो ये सब ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। कन्वीनियंस और पर्पसिव सैंपलिंग है तो ये रेयर और स्पेसिफिक केसेस में आप यूज कर सकते हो। कौन सा लोगे ये डिपेंड करेगा सैंपल साइज, कॉस्ट, कितना खर्चा आप कर सकते हो, और मेजरमेंट एरर में कितना एरर होगा आपके सैंपल में। क्लस्टर सैंपलिंग सुटेबल फॉर लार्ज डिस्पर्स्ड
पॉपुलेशन, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, ये एरिया था, इस एरिया में कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ लोग बीच में रह रहे हैं, कोई इस साइड में रह रहे हैं, पर पूरे पॉपुलेशन एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। पॉपुलेशन यूनिफॉर्म कैसे होगा? जब ऐसे इक्वल पोजीशंस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो इसको आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर इसमें क्या हुआ, ये इधर एक क्लस्टर, इधर एक क्लस्टर, तो ये हो जाएगा आपका क्लस्टर सैंपलिंग। एरर्स क्या होता है? ये एरर्स वर्ड आता है कि ये आपको इन्फ्रेंसेस बताता है कि पॉपुलेशन का सैंपल के साथ क्या डिफरेंसेस है। अगर पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंसेस है तो फिर उसको बोलेंगे सैंपलिंग एरर। और ये आपको बताता है ये कब होगा, जब आपका ऑब्जर्वेशन और उसका प्रोसेसिंग ऑफ डाटा ये दोनों गड़बड़ हो जाए तो ये हो जाएंगे गलत। अगर आपका पॉपुलेशन और आपका सैंपल सिमिलर है, सैंपल सही से एक ढंग से आप निकाले हैं, तो ये हर वक्त पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एरर्स नहीं होंगे अनलेस आपके इस डाटा में एरर होगा। आपने लिया ही गलत है बायस करके तो फिर वो सैंपलिंग एरर है, और आपने लिया सही है आंसर गलत आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब हम स्टेबल की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं सैंपलिंग एरर क्या है, ड्यू टू सैंपल, ये सैंपल के कारण होगा। नॉन सैंपलिंग, अदर देन सैंपलिंग प्रोसेस, सैंपल सही लिया है पर दूसरे प्रोसेस के कारण गलत आ रहा है। ये रैंडम वेरिएशन है, इसमें ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण हो सकता है। ये रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इसमें आपको पता नहीं कि आपने गलती की है, पर इसमें आपको पता है कि आपने गलती नहीं की है, यहाँ पे बाकी और कोई रीजन है जिसके कारण ये डिफरेंसेस है। सोर्सेस में इट इज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन तो सही था पर आगे में एरर इसलिए हुआ है क्योंकि आगे की प्रोसेसिंग गलत हो गई। अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा दोगे तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा, पर इसमें अगर नॉन सैंपलिंग एरर है तो आपके सैंपल साइज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स आप देख ही रहे हैं कि एवरेज हाइट है पॉपुलेशन का, इसके साथ कोई एरर का कुछ नहीं है। अगर आपने हाइट और वेट गलत ही लिया है तो फिर वो गलत है। डिटेक्शन एंड करेक्शन कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टेड विद स्टैटिस्टिकल मेथड, पर इसमें डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना क्योंकि ये सैम्पलिंग एरर तो है नहीं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से हम बीपी मेजर कर रहे हैं तो हम जो इंसान बैठ के बीपी मेजर किया है वो तो सही है, उसने जितना दिखा उसने लिखा है। अब मान लीजिए बीपी मशीन ही गलत रीडिंग दे रहा है तो वो एरर्स है, मशीन का एरर है, पर्सन टू पर्सन या सैम्पलिंग का एरर नहीं है। रिड्यूसेस, इसमें सैम्पलिंग अगर है तो प्रेसिशन कम हो जाएगा, पर ये इंट्रोड्यूसेस बायसनेस करता है नॉन सैम्पलिंग एरर। फाइनली अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो ये एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स है, ये रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल का। कॉस्ट, टाइम और एक्यूरेसी, ये बहुत ज्यादा बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगा, टाइम भी बचा देगा और एक्यूरेट रिजल्ट भी लाएगा। रिस्क ऑफ सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सैंपलिंग एरर कर रहे हैं तो भी गलत है, और नॉन सैंपलिंग एरर है तो आपको पता करते आना चाहिए कि क्या गलती हुई है। स्टैटिस्टिकल मेथड हर वक्त आपके प्रेसिशन को या एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है सैंपलिंग करने की। अब कल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डाटा का रिप्रेजेंटेशन। अभी तक आपने पॉपुलेशन से सैंपल निकाल लिया है और यही सैंपल आपके एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा है। तो इस डाटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसमें आपके पास दो मेथड्स है। एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स बना के रिप्रेजेंटेशन कर देना, और दूसरा मेथड होता है डायग्रामेटिक मेथड। तो कल जो हम टॉपिक देखेंगे उसमें हमको देखना है एक ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एक होगा डायग्रामेटिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके वहां सॉल्यूशन बता दूंगी। अगर वहां सॉल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं होगा तो नया वीडियो बना के आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।